डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 4 BST यानी बिजनेस स्टडीज़ का। इससे पहले आपके सारे सेट्स करवा दिए गए हैं और आपका मैक्सिमम कमेंट ही जो है उसको सेटिस्फाई करता है कि आपके सॉल्यूशंस कितने बनाए जाएं और कैसे बनाए जाएं। और यहाँ पर जो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे वो सारे के सारे इसी हिसाब से बनाए गए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम लिखने में। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आप देखेंगे, यहाँ पे ब्रांड को परिभाषित करना है। तो ब्रांड या छाप दोनों चीज़ें एक ही सेम सेम चीज़ें होती हैं। तो इसको अर्थ क्या है या परिभाषित क्या करना है, हमें इसको बताना है। तो उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा अपने उत्पाद की पहचान के लिए जिन व्यापारिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम ब्रांड कहते हैं। द ट्रेडमार्क यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स टू आइडेंटिफाई देयर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड ब्रांड। सिंपल डेफिनेशन आपको लिखनी है हमेशा। उसके बाद में पर्यवेक्षक के एक कार्य आपको बताना है। पर्यवेक्षक के बहुत सारे कार्य हैं, आपकी मर्जी है आप क्या लिख सकते हैं। इसमें एक सेंटेंस में बताने की कोशिश की गई है कि एक पर्यवेक्षक जो है श्रमिकों का मार्गदर्शन करता है, ठीक है, और उसके अलावा उन्हें सहायता भी प्रदान करता है। वह सुनिश्चित करता है कि श्रमिक जो है सद्भाव और एकता के साथ में काम करे। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश वर्जन भी लिखा है, सुपरवाइजर गाइड्स वर्कर्स एंड प्रोवाइड्स सपोर्ट टू देम एंड ही इंश्योर्ड दैट द वर्कर्स वर्क विद द हार्मोनी एंड यूनिटी। उसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें विपणन का एक तत्व आपको बताना है। विपणन के बहुत सारे तत्व हैं, कोई भी आप बता सकते हैं आसानी से, और इसमें उत्पाद जो है प्रोडक्ट एक तत्व में शामिल है। उसके नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग क्या होती है आपको बताना है। तो नियंत्रण जो है इससे आज से ये है कि आप जांच करें कि क्या प्रत्येक कार्य जो आपने दिया है वो योजनाओं और दिए गए निर्देशों और निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं। बस यही है सिंपलेस्ट डेफिनेशन जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें प्रेरणाओं के प्रमुख प्रकार आपको बताने हैं। तो प्रमुख प्रकारों में केवल दो ही तरह की प्रेरणाएं होती हैं, एक मौद्रिक होती है और एक गैर मौद्रिक, जिसको वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन कहते हैं। तो यहाँ पे मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव या फिर नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ, इसमें क्या आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो दूसरे सेट्स हैं उसमें बताया गया है कि आपका मौद्रिक और गैर मौद्रिक में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। यह पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपको घुमा सकता है। एक नियंत्रण तकनीक का नाम आपको बताना है, यानी कंट्रोल टेक्निक आपको बतानी है। कंट्रोल टेक्निक का जो है मैंने यहाँ पे सारणी दिया हुआ है। एक्चुअली में आपको कोई भी एक नाम लिखना है, जैसे कि ये प्रथम नाम आप लिख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक, या तो आप ये लिख दें कि एक नियंत्रण तकनीक का नाम जो है ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक यानी परंपरागत नियंत्रण तकनीक है, या फिर आधुनिक यानी कि मॉडल मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक ही नाम आपको लिखना है। लेकिन मैंने यहाँ पे ये ग्राफ इसलिए दिया है आपको ताकि आपसे अगर एग्जामिनर कुछ घुमा फिरा के पूछे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके परंपरागत यानी ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक में क्या क्या चीज़ें आती हैं और मॉडर्न में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे सभी के नाम लिखे हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार ज़रूर नज़र मारना हमेशा हर चीज़ों पे जो चीज़ें आपको दी जाती हैं, और हमारा जो काम है वो इस तरह का है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपकी बाधाओं को दूर करना हमारा काम है। इसीलिए हम मैक्सिमम सॉल्यूशंस को उसी रूप में प्रोवाइड करते हैं जिस हिसाब से वो पूछा जा रहा है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या पूछ सकता है ये भी हम आपको बताते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था, तो सभी को पता है, हर बार हर क्वेश्चन में बोलता है 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में बताइए। लेकिन 1986 तो सभी को याद रहेगा, लेकिन इसमें डेट जरूर मेंशन करना क्योंकि एग्जामिनर का मर्जी है, वो आपके नंबर काट सकता है, इसीलिए 24 दिसंबर जरूर लिखना। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, अंगूरी बेल संदेश वाहन यानी कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, तो देखिए अनौपचारिक को ही हम जो है क्या बोलते हैं, अंगूरी लता संप्रेषण बोलते हैं या अंगूर बेल संप्रेषण बोलते हैं। इस संप्रेषण में ऐसा क्या होता है, क्योंकि अंगूर बेल का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से कहीं भी चले जाना, कोई लिमिट को जो है फॉलो नहीं करना, कोई वैज्ञानिक अनुसंसाधन को जो है प्रयोग नहीं करना। यानी कि इसमें जो होता है, संप्रेषण का प्रवाह जो है स्रोत का पता नहीं लगा सकते हैं कि कैसे कैसे ये जो है आपका संप्रेषण हुआ है। संप्रेषण मतलब बात, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के जो कार्य जालों का पालन इसमें नहीं किया जाता है। और इसी को जो है हम बोलते हैं ये अंगूर की बेल की तरह होती है, मतलब इसकी गति जो है बहुत तीव्र होती है क्योंकि यह स्थापित मार्गों से नहीं गुजरता है।
स्पेशली जो है अनौपचारिक मतलब होता है जो नॉर्मली आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, वही चीज़ इसमें फॉलो की जाती है। सिंपल सा लैंग्वेज है इसमें, ठीक है। इसी चीज़ को आपको लिखना है, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी वर्ड्स यूज़ करें वो सावधानी से यूज़ करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे, नियंत्रण प्रक्रिया के चरण को संक्षिप्त में आपको व्याख्या करनी। देखो ये व्याख्या करने को बोल तो रहा है, संक्षिप्त, संक्षिप्त कितना संक्षिप्त करोगे, केवल नाम तो नहीं लिख सकते, लेकिन चरणों को स्पष्ट तो करना होगा। एक्चुअली ये 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 3 नंबर में घुसाया गया है, कोई बात नहीं है। नियंत्रण के प्रक्रियाओं के चरण में सबसे पहले निष्पादन मानकों का निर्धारण, यानी इसमें आपका स्टेबलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है इसमें इसको पहला चरण माना जाता है, और इसमें मापदंड जो है उनको निर्धारित किया जाता है, जो कि एक संस्था के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा जो है चरण इसमें वास्तविक निष्पादन का माप, यानी मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसमें क्या करते हैं, जो हमने क्रिया स्टार्टिंग में जो पहले नंबर पे जो काम किया है, क्या वो सही है या गलत है, उसको हम आधार जो है उस आधार का माप करते हैं। उसके अलावा तीसरा जो है वास्तविक निष्पादन की प्रमापों से तुलना, यानी कि कोई भी स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से, यानी कि हमने 1 किलो का बाट रखा है, यानी कि 1 किलो का कोई वजन तोलना है, तो हमें 1 किलो किसी पत्थर को तो नहीं बना सकते, तो एक्चुअली उस पत्थर को तोड़ करके 1 किलो का बाट से कंपेयर करेंगे, यानी ये तराजू के एक हिस्से में उस पत्थर के टुकड़े को रखेंगे कि हाँ वो 1 किलो एक्चुअली में है नहीं, यानी कि हम क्या करते हैं यहाँ पे तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, जो हमने जो चीज़ें बनाई हैं वो क्या सही हैं या नहीं है। फिर विचलनों का विश्लेषण करते हैं, अगर हमने जो चीज़ बनाई है वो क्या सही है या गलत है, वो सही हम या गलत जो है निर्धारण निर्धारण तभी कर सकते हैं जब उसके डेविएशन का पता लगाए, यानी उसके अंदर विचलन कितना है। विचलन मतलब होता है या प्लस है या ज़्यादा है, या मतलब ज़्यादा है या कम है, ये चीज़ हम इससे पता कर सकते हैं। उसके बाद में आपका सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं, यानी कि करेक्टिव एक्शन लेते हैं, जो चीज़ हमने बनाई है वो गलत हो गया है तो उसमें क्या सुधार करना है, यानी कि उसमें ऐड करना है या माइनस करना है, ये चीज़ हम देखते हैं। उसके बाद में इसको इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिखा है, हर चीज़ को वही जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन स्टैंडर्ड से मेजरमेंट करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो है कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड से। उसके अलावा जो है आपका स्टैंडर्ड जो हमने कंपैरिजन किया है उसका एनालिसिस कर लेना है कि उसमें गलतियां तो नहीं हैं, और गलतियां हैं तो हम 5वें स्टेप में उसको करेक्ट कर देते हैं। इस तरह से आपके आंसर है। विज्ञापन का अर्थ आपको बताना है, तो विज्ञापन का सिंपल सा अर्थ है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग है, लेकिन व्हीलर का स्टेटमेंट जो है दोनों के लिए सेम है। विज्ञापन शब्द जो है वी प्लस ज्ञापन से बना है, और इसमें जो वी है ये आपको बताता है विशेष या विशिष्ट, और ज्ञापन जो है आपको बताता है जानकारी देना, यानी विशिष्ट जानकारी को ही हम विज्ञापन कहते हैं, सिंपल सी बात है। और व्हीलर के अनुसार जो है विज्ञापन लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जो आपके विचार हैं, वस्तु हैं, सेवाएं हैं, उनको प्रस्तुत करता है व्यक्तिक, यानी कि आपको जो है इसको कैसा प्रस्तुत करता है, व्यक्तिक रूप से प्रस्तुत करता है, जिसके लिए जो है भुगतान भी किया जाता है, यानी कि उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट की मीनिंग को जो है इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने समझाया है आपको। और 11 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986, बार बार ये मिलेगा आपको, लेकिन 1986 के साथ में 24 दिसंबर याद रखना है, को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, यानी एक्चुअल में इसकी आवश्यकता क्या थी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को आप आसानी से लिख सकते हैं, जिसमें अ ब स द करके मैंने 6-7 आवश्यकताएं लिखी है। इसमें अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 तो कम से कम आवश्यकताओं को लिखनी होगी कि क्या जरूरत थी 1986 में संशोधित कर करके आपको उपभोक्ताओं को संरक्षण देने की। तो इसकी आवश्यकता आपको निम्न प्रकार से जो यहाँ पे आप टेबुलर फॉर्म में या फिर गिनती के फॉर्म में पढ़ सकते हैं, इसको इंग्लिश में भी लिखा है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद में नियंत्रण एक सर्वव्यापक कार्य है, इसको आपको समझाना है। तो यहाँ पे जो है परवेसिव फंक्शन है, ये आपको बताना है। तो सिंपली जो है नियंत्रण क्या होता है, ये जो है फॉलो अप फंक्शन है, यानी कि जो कार्य आपने निर्धारित किए हैं क्या एक्चुअली में वो सही हो रहे हैं, उस ढंग से उस चीज़ को चेक करना जो है हमारा कंट्रोल कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। तो इस चीज़ को आप आसानी से इसमें समझ सकते हैं। मैं केवल आपको सिंपली लैंग्वेज में, आसान भाषा में यानी कि आपके शब्दों में इसको समझा रहा हूँ। बाकी लिखना जब होगा तो आपको थोड़े से किताबी लैंग्वेज का यूज़ करना होगा, जो कि यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे ना आपको किताबी तो मिलेंगे ही, साथ साथ में इतना सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई किया जाता है ताकि किसी को भी याद करने में आसानी हो जाए। इस टाइप के सॉल्यूशंस आप शायद ही कहीं देख पाएंगे।
इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ब्रांड और ट्रेडमार्क में अंतर बताना है। तो बहुत सारे अंतर हैं, आप कोई भी 2-3 अंतर आप लिख देना। ब्रांड जो है समय समय पर जो है संगत गुणवत्ता के साथ में विकसित होता है। ब्रांड को क्या करते हैं हम, विकसित करते हैं। ट्रेडमार्क जो है ना, ये एक बार जो बना दिया जाता है उसके बाद में बदल नहीं सकते, लेकिन ब्रांड जो है आपका हमेशा चेंज भी कर सकते हैं, तो इससे ग्राहकों द्वारा जो है सराहा जाता है। इसके अलावा ट्रेडमार्क जो है ये पेटेंट कार्यालय से जो है इसको कानूनी सुरक्षा प्रदान किया जाता है, ताकि इसकी कोई कॉपी ना कर सके। उसके अलावा ब्रांड जो है ये कंपनी के उत्पाद को जो है पहचान करने में मदद करता है, जबकि ट्रेडमार्क जो है दूसरों को नकल करने से आपको, आपके ब्रांड को रोकता है। मतलब आपके ब्रांड का नकल कोई ना करे, उसको ट्रेडमार्क जो है रोकता है, क्योंकि ट्रेडमार्क जो है कानूनी रूप से इसको हम जो है एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे पॉइंट में, इसको आपको समझना चाहिए। उसके अलावा ब्रांड जो है ये गुणों को दर्शाता है, यानी कि एक ब्रांड जो है अपने आप में सिंप्लीफाई करता है कि इसमें प्रोडक्ट कैसा होगा और क्या इसकी खासियत होगी, जबकि ट्रेडमार्क जो है निर्माताओं को दर्शाता है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है, आप बना रहे हैं तो आपकी कंपनी का नाम जो है ट्रेडमार्क से शो होगा, लेकिन ब्रांड जो है उत्पाद के गुणों को दर्शाएगा। यानी कि आपने जो क्या बनाया है, आपने दूध बनाया है या चाय बनाया है, उसके बारे में ब्रांड जो है आपका साबित करेगा कि वाकई में ये प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा। लेकिन ट्रेडमार्क जो है बोलेगा कि अरे वाह, ये तो यार पेप्सी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, या फिर ये आपका रिबॉक का शू है। तो शू तो है वो, लेकिन आपका ट्रेडमार्क जो है उसको संतुष्ट करता है कि आप किस कंपनी से बिलोंग करते हैं या फिर आप क्या मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पर डिफरेंसेस जो हैं हमने इंग्लिश में बताए हैं, आप इसको इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनौपचारिक संप्रेषण को परिभाषित करना। उससे पहले ही अंगूरी लता पूछ रखा है, उसी को यहाँ पे घुमा फिरा के दिया है। कोई बात नहीं, उसको हम थोड़ा सा घुमा फिरा के फिर से आंसर दे देंगे। एक ही संस्था हो, संगठन हो या कार्यालय हो या कारखाना हो, यानी कि सभी नाम सेम ही हैं। ठीक है, इसमें काम करने वाले लोगों के बीच में मैत्री, घनिष्ठता या समूह भावना के औपचारिक संबंध विकसित हो जाते हैं, क्योंकि वो काम करते हैं तो एक दूसरे से बातें करते हैं, और इस तरह की जो है एक अनौपचारिक संबंध विकसित हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं पर्सनल रिलेशंस। और जिन्हें जो है उच्च अधिकारी यानी मैनेजमेंट, उसका मैनेजर या फिर मालिक या आप नहीं रोक सकते हैं। जब इन अनौपचारिक संबंधों के सहारे से कोई संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे, इसी प्रकार चलता रहता है या मध्य उनके फैल जाता है, तो इस प्रकार के संप्रेषण को जो है हम क्या कहते हैं, अंगूरी बेल या ग्रेप वाइन संदेश कहते हैं। बस सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप इस तरह से समझा सकते हैं। इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपके हितों की सुरक्षा हेतु जो उपभोक्ताओं के किन्हीं 6 उत्तरदायित्व पूछ लिए हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा इसने दे दिया है, लेकिन फिर भी आपको 6 बताने हैं, तो इस क्वेश्चन के आंसर मैंने 2 तरीके से दिए हैं। 2 तरीके मतलब दोनों ही आप लिखोगे तो सही है, यानी कि दोनों में ही आपको मार्क्स मिल जाने। एक तो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव, यानी कि ज़्यादा विश्लेषण किया है, जैसे कि पॉइंट वाइज देखेंगे आप यहाँ पे। उपभोक्ताओं को जो है अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, ये क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसके अलावा सतर्कता या फिर आंखें बंद करके कोई चीज़ नहीं खरीदें। वास्तविक शिकायतों के निवारण के बारे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं आप। सोचते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसकी संरक्षण जो है प्रदान की गई है। इसके अलावा और भी है, 6 आपको डिस्कस करने हैं, तो 6 के 6 मैंने लिखे हैं। गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को जांच करना भी आपका एक जो है क्या है, कर्तव्य है। समझौता उसमें भी नहीं करना है, गुणवत्ता होनी चाहिए। जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उसमें समझौता ना करें कि नहीं चलो इससे काम चल जाएगा। विज्ञापन अक्सर जो है आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उसको भी आप जांच करें। ऐसा नहीं कि विज्ञापन में लिख दिया और उसके आधार पे आप जो है प्रोडक्ट को चूज़ कर लें। उसके अलावा जो रसीद या गारंटी कार्ड वगैरह जो आपको मिलते हैं उसको लेना ना भूलें। तो ये 6 चीज़ें इसमें आती हैं, और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको बताया है। तो इसमें पॉइंट वाइज आप इंग्लिश में आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन के मैंने 2 तरह से आंसर दिए हैं। तो इसमें आपको पहले ये 6 पॉइंट लिख लेंगे। अगर आपको ये 6 पॉइंट याद करने में दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको दिक्कत आती है, तो आप ये वाले नीचे जो एक ही स्क्रीन पे 6 तरह से, मतलब एक-एक लाइन में सारे के सारी चीज़ें दी गई हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप वो ऊपर वाला
क्वेश्चन याद करें या नीचे वाला, दोनों में ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये छोटा है तो इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। दोनों ही आंसर सेटिस्फाई करते हैं क्वेश्चन को, और जो क्वेश्चंस हम देते हैं उसमें हम विशेष ध्यान रखते हैं कि बच्चे को क्या याद हो सके। यहाँ पे 6-7 जो पॉइंट्स हमने दिए हैं इनको आप याद कर सकते हैं। इसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, तो आप इसको चाहें तो मैंने बताया जैसे कि आप इससे ये 6 पॉइंट जो लिखे हैं, या तो ये 6 पॉइंट याद करें ऊपर वाले, या फिर ये 6 पॉइंट जो अभी आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं यहाँ पे, इन सभी 6 पॉइंट्स को याद करें। आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे ये 4 पॉइंट है और उसके बाद में बाकी के 2 पॉइंट यहाँ नीचे दिए। इसके बाद में निर्देशन का अर्थ क्या होता है और निर्देशन के प्रमुख तत्व क्या हैं, तो सबसे पहले तो निर्देशन का अर्थ बता देना भैया। इसमें जो है एर्नेस्ट डेल के हिसाब से आपको, अर्नेस्ट डेल के अनुसार जो है एक छोटी सी परिभाषा देना है, लोगों को बताना कि वे क्या करें और यह देखना कि वे उसे अपनी योग्यता के अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, यही निर्देशन है। सिंपलेस्ट वर्ड में आप लिखना चाहेंगे तो ये परिभाषा हो गया। कभी भी 1 नंबर में पूछे, 3 नंबर में ये डेफिनेशन अगर आप लिख देते हो और नेक्स्ट के अनुसार क्या है, तो उसमें नंबर काटने की हिम्मत एग्जामिनर के अंदर नहीं होगी। उसके अलावा इसके तत्वों की बात कर रहा है, निर्देशन के प्रमुख तत्व क्या हैं, तो देखिए निर्देशन के प्रमुख तत्वों में केवल 4 ही तत्व हैं, जिसमें आपका लीडरशिप यानी नेतृत्व, दूसरा अभिप्रेरणा मोटिवेशन, और संप्रेषण कम्युनिकेशन, और पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन आता है। इन चारों तत्वों के बारे में आप जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से जो है आपको सेटिस्फेक्शन के लिए पूरा आंसर्स दिए हैं। इसमें से आप 1-2 लाइनें 4 लाइनें जो भी आपको जितना याद होता है, लेकिन आपको मेन पॉइंट हमेशा याद रखना है कि आपका कौन कौन से पॉइंट इसमें शामिल होते हैं। उस पॉइंट के अंदर आप कुछ भी लिख दोगे, एग्जामिनर नहीं काट पाएगा अगर आपने पॉइंट लिखा है सही तरीके। तो पॉइंट को डिस्क्राइब जरूर करें, एक लाइन में करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको उसके हिसाब से दिया है कि एग्जाम में एक्चुअली आपको लिखना क्या है, लेकिन फिर भी अगर आपसे याद नहीं होता है तो इसमें से 1-2 लाइनें जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। यानी कि आप, मैं बोलूँ कि विशेष स्थान है यहाँ तक लिखो, बस इससे ज़्यादा मत लिखो, तो भी ये चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर ऊपर के चीज़ें जो हैं आप लिख सकते हो। तो आपको केवल एग्जामिनर को गाइड करना है, भैया मैंने पढ़ा था और मुझे अच्छी तरीके से इन चीज़ों के बारे में पता है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन के बारे में भी 1-2 लाइनें आप लिख दोगे, संप्रेषण के बारे में भी 1-2 लाइनें लिख दोगे, इसी तरह पर्यवेक्षण के बारे में भी 1-2 लाइनें लिख दोगे, सुपरविजन के बारे में। यहाँ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग जो इंग्लिश में मैंने समझाया है, जो कि यहाँ पे एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग अगर देखोगे तो 4 होते हैं, जिसमें मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और सुपरविजन होता है। यहाँ पर हिंदी मीडियम का जो पहला पॉइंट था, देखोगे कि लीडरशिप जो है पहला पॉइंट है, लेकिन जो है आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका जो सुपरविजन जो है पहला पॉइंट है, यानी कि आपका पर्यवेक्षण जो है पहला पॉइंट दिया गया है। ये वाला चौथा पॉइंट जो है इसमें पहला, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पॉइंट आप कोई भी ऊपर नीचे लिखो, उससे कोई इशू नहीं होता, एग्जामिनर को आंसर से मतलब है। छोटे छोटे डेफिनेशंस दिए गए हैं, मतलब छोटे छोटे रूप में डिस्क्राइब किया गया है, 2-2 पॉइंट में आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चारों पॉइंट लिखे गए हैं। और यहाँ पे की एक चीज़ बताइए, की का मतलब क्या होता है कि आप इसको कुछ समझना चाहें तो यहाँ पे इसको की को समझ सकते हैं। मतलब ये की क्या होती है कि इस एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन का मतलब जो है क्या होता है, अगर संक्षेप में आप याद करना चाहें तो इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, अथवा इसको ना भी पढ़ें तो भी चल जाएगा। एक्स्ट्रा ना पढ़ें, आपको याद नहीं होगा इसलिए आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये बुक में आपके हिसाब से दिया गया है, आप चाहें तो इसको मेंशन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें उत्पादकों तथा समाज के लिए जो है विज्ञापन के लाभों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले उत्पादकों को, जो उत्पादक होते हैं यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, यानी कि आप अगर कोई कंपनी खोलते हैं तो आपको विज्ञापन करने से क्या लाभ होगा ये आपको बताना है। उसके अलावा जो आप विज्ञापन कर रहे हैं, यानी कि मेरे लिए कर रहे हैं या दुनिया के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है समाज को क्या लाभ होगा ये आपको दोनों को बताना है। यानी कि आपको क्या फ़ायदा होगा और जिसके लिए कर रहे हैं उसको क्या फ़ायदा होगा, दोनों को। सबसे पहले एडवांटेजेस और टू प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर यानी उत्पादकों के लिए जो है हम लाभ बता सकते हैं। यहाँ पे 5-6 पॉइंट लिखे हैं, आप इसमें से कोई भी 3 या 4 पॉइंट आप मेंशन कर दें जो आपको आसानी से याद हो जाए। यहाँ पे एक एक 2-2 लाइनें को ही आंसर है, लेकिन आपको जो आसानी से याद हो सकते हैं ना उन्हीं को याद करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जितना यहाँ बुक में दिया गया है उनको आप छापें। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में जो है बताई गई है, इन चीज़ों में से 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेंगे 7 पॉइंट, सातों में से आपको 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट आपको याद रखने ही रखने हैं कैसे भी करके। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट याद रखेंगे। उसके अलावा जो है चर्चिल क्या कहते हैं ये भी आप बता सकते हैं, आपकी मर्जी है, ज़रूरत नहीं है
कि आप चर्चिल की भाषा प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे 10 पॉइंट है, 10 में से कोई भी 5 पॉइंट आप आसानी से निर्माताओं यानी उत्पादक कर्ता जो होते हैं, यानी कि आप कंपनी खोलते हो तो आपको विज्ञापन से क्या लाभ होगा, ये चीज़ें आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आप आसानी से एक बार देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके अलावा जो है समाज यानी देश के लिए आपका विज्ञापन है ना, वो क्या काम करेगा, क्या लाभ देगा, वो भी आपको बताना है। यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं, इसमें से भी आप चाहें तो पांचों पॉइंट याद करें, या कोई भी 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी आपको याद होते हैं उनको याद करें। इस टाइप के सॉल्यूशंस मेरे हिसाब से यूट्यूब आप पूरा खंगाल लीजिए, हिस्ट्री उठा लीजिए यूट्यूब का, कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाता हुआ ज़रूर मिलेगा, लेकिन सच और सही आंसर नहीं देगा। इसके बाद में जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स बेनिफिट फॉर मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो है यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मैंने वन वन वर्ड में आपको लिखने की कोशिश करी है, कि अगर मैं हमेशा जब सॉल्यूशन बनाता हूँ तो ये सोचता हूँ कि अगर मुझे एग्ज़ाम देना होगा तो मुझे आसानी से कैसे याद होगा, या फिर कम से कम कितना लिखूं कि मुझे नंबर पूरे मिल जाएं। तो यहाँ पर जो है उसी हिसाब से सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंटों को नोट कर लीजिए, 1 2 3 पॉइंट आपके सामने हैं, उसके बाद में आपके 4 5 6 पॉइंट जो है आपके सामने है। तो इस तरह से ये उत्पादकों यानी कि मैन्युफैक्चरर्स यानी कि जो मालिक हैं उनके लिए विज्ञापन कैसे फ़ायदा करता है, ये इसमें बताया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सोसाइटी को कैसे ये फ़ायदा पहुंचाता है विज्ञापन, तो ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे पॉइंट्स टू पॉइंट जो है नोट किया गया है, नोट करवाया गया है, इनको आराम से थोड़ा सा समझ लें ताकि आपको आसानी हो लिखने में। एक बार जब इस चैनल पे आप आएंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आपके लिए कब कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट डाली जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है पूरे हिंदुस्तान को शिक्षित करना है, केवल आपके बोर्ड को या फिर राजस्थान बोर्ड को या हरियाणा बोर्ड को या फिर यूपी बोर्ड को शिक्षित करना नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है, हर बच्चा जो है वो पढ़े और सक्सेसफुल बने। मैं देखता हूँ कि कई बच्चे हैं जो वीडियो को शेयर करते हैं, कई बच्चे जो है शेयर नहीं करते हैं, बाकी उनकी अपनी पर्सनल मैटर है। और कई बच्चे जो है कमेंट करते हैं, एक ही बच्चे का कमेंट मेरे को रोजीना देखने को मिल रहा है, लेकिन उस बच्चे से जुड़े हुए बच्चे यानी कि उसकी क्लास में जुड़े हुए बच्चे वो कमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि एक्चुअली उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं। उनको तो बस कहीं से भी जुगाड़ मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए। वो बच्चा देख भी रहा होगा, उसको बुरा लगे चाहे अच्छा लगा, मेरा काम है आपको समझाना, आपको बोलना, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, बहुत छोटी सी बात है मेरे लिए। ठीक है, आपके लिए नहीं, मेरे लिए और दूसरे चैनल्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस टाइप के सॉल्यूशंस दे दें। हिम्मत नहीं है, एक्चुअली एजुकेटेड नहीं है, कहीं से किसी का छाप लेना है, किसी का चुरा लेना है। मैंने अगर ये क्वेश्चंस डाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस क्वेश्चन की कॉपीज आपको दूसरी जगह मिल सकती है। मेहनत कोई नहीं करता है, मेहनत हम करते हैं इसीलिए समय लगता है। तो यहाँ पर जो नेतृत्व है उसके महत्व को आपको विस्तार से समझाना है। मैं तो नेतृत्व के बहुत सारे जो है महत्व हैं, महत्व में हम गिनेंगे, जिसमें संगठन के सदस्यों का जो है इसका सहयोग को सुनिश्चित करना, ये पहला जो है महत्व आता है। दूसरा जो है आत्मविश्वास पैदा करना, ये भी इसका महत्व है। कर्मचारियों को मार्गदर्शन करना, प्रेरणा देना, ये भी इसका महत्व है। नौकरी में संतुष्टि प्रदान करना, ये भी इसका महत्व है। इसके अलावा जो है समूह में सामंजस्य को बढ़ाना, ये भी एक महत्व है। उसके अलावा जो है ये प्रेरणा का स्रोत भी है, ये भी इसका महत्व है। तो इस तरह से आप सारे महत्व को लिख सकते हैं। इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो है पॉइंट वाइज आप एक एक चीज़ पढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको जितने पॉइंट्स में जितना लिखा गया उतनों को लिखें। मैं आपको हर बार जो चीज़ें बताता हूँ, पता नहीं आप लोग स्किप करके फटाफट क्वेश्चन को कॉपी करते हो। कॉपी करना और जो बच्चा वीडियो देखता है उसमें बहुत अंतर है। आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, आपके सामने जो सॉल्यूशन है इसको केवल कॉपी पेस्ट करने से आपको जो है आपका रास्ता साफ नहीं होगा। एक्चुअली आपको याद ही नहीं होगा इतनी सारी चीज़ें। तो इनमें क्या करना है, आपको मेन चीज़ है, आपको हेडलाइन जो है उसको सही से बताना है। हेडलाइन के आगे जो है आप एक लाइन भी अगर लिखते हैं तो वो आंसर पूरा का पूरा सही माना जाएगा। ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपकी मर्जी है, आप उसको फिर डिस्क्राइब करना चाहते हैं, अगर आपको याद है तो डिस्क्राइब जरूर करिए, मैं ये भी कहूँगा। समय को देखते हुए सॉल्यूशंस को लिखिए, कि आपके पास समय कम है तो एक लाइन लिखिए, समय ज़्यादा है तो 2 लाइन 3 लाइन जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अगर समय नहीं है तो आप कम लिखें,
समय है तो आप मैक्सिमम जितना भी आप लिख सकते हैं लिखिए, ताकि आपको बाद में एग्ज़ाम देने के बाद में शिकायत अपने आप से ना हो कि मैंने तो यार गलती से कम लिख दिया, मेरे को तो और लिखना चाहिए था, एग्जामिनर मेरे नंबर काट लेगा। तो इस तरह की शिकायत अपने आप से गिला शिकवा ना हो, इसलिए जब आपके पास समय है अगर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे सॉल्यूशंस जो दिए जाते हैं वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के साथ में दिए, मतलब कि कोई शिकायत नहीं कर सकता है इसमें, कोई भी। आप भी नहीं कर सकते, आपके टीचर्स भी नहीं कर सकते, और एग्जामिनर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो चाहिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप सॉल्यूशंस को लिखते हैं, जैसे ये पॉइंट लिखा, अगर आपके पास समय है तो आप पूरा पॉइंट को डिस्क्राइब करें, मैक्सिमम पॉइंट्स को लिखें जो इसमें लिखे गए हैं। अदरवाइज आपके पास अगर समय नहीं है तो आप इसमें से 2 लाइन 3 लाइन जो भी आपको अच्छा लगता है उन लाइन्स को लिख सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने डिस्क्राइब किए गए हैं। प्लेलिस्ट इसी वीडियो के ड्यूरेशन में आएगी, उसके लिए घबराना मत। यहाँ पे सामने आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसको टच करके आप सारे सॉल्यूशंस देख सकते हो। कम से कम आप जब कमेंट करते हैं तो अपने दोस्तों को, अपने जो भी मित्र हैं उनको कम से कम बोलिए कि वो भी कमेंट करें। आपके कमेंट से ही हम लोग जो है, देखिए हमारे पास पूरे हिंदुस्तान के कमेंट आते हैं, केवल आपके कमेंट नहीं आते हैं स्पेशली, आपको ये सोचना चाहिए। तो आपके कमेंट अगर ज़्यादा होंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, दूसरे के कमेंट ज़्यादा होंगे तो उनके लिए बेनिफिट है। तो बेनिफिट उसी को मिलता है जो डिमांड करता है। हम लोग इकोनॉमिक्स, बीएसटी, ये सब दुनिया भर की दुनियादारी पढ़ते हैं लेकिन सीखते कुछ नहीं। सीखना चाहिए। आस्क मोर यू विल गेट मोर, यानी कि आप जितना मांगोगे ना, जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। एक भिखमंगे का उदाहरण देता हूँ मैं, आप अपने आप को भिखमंगा मत समझना, बेगर मत समझना, लेकिन आपका डिमांड है एक शिक्षक से, जब तक पूछोगे नहीं शिक्षक आपको बताएगा नहीं। यानी कि आप मेरे से मांगोगे कि सर ये मेरे को चाहिए तो मैं दूंगा, लेकिन केवल आपके मांगने से वो चीज़ नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं अभी अब बेगर का एग्जांपल दे रहा था, आप मंदिरों, मस्जिदों या फिर कहीं भी रेलवे स्टेशन जाते हो, वहाँ पे आपको बेगर मिलते हैं, भिखारी मिलते हैं। क्या सोचते हो कि वो पब्लिक को देख कर के मांगते हैं? नहीं, उनका पेशा है, उनका परफॉर्मेंस है कि पूरे दिन उनको मांगना है, तो उस हिसाब से वो मांगेंगे ही मांगेंगे। और उनको पता है कि जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। तो उस तरह से आप अपने आप को एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संबंध को स्थापित कीजिए। इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब पढ़ाने का मतलब जो है, शिक्षा को प्रसार करने का मतलब क्या है कि आपको समझाना कि आपके क्या क्या दायित्व हैं, आपके क्या क्या लक्षण हैं, आपको आपके अंदर क्या क्या खासियत है, उन सब चीज़ों को बाहर निकालिए। आस्क मोर, एवरी टाइम आस्क मोर। अगर आप आस्क करोगे तो आपको हर चीज़ मिलेगी, नहीं पूछोगे कोई देने वाला नहीं है, किसी को कोई मतलब वो नहीं है कि उसको बेनिफिट मिलता हो। आपको देने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप आस्क करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं, यार बच्चे ने डिमांड की है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर महसूस होती है कि वाकई में इस स्टूडेंट को क्या चाहिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई विल मेक द सॉल्यूशंस और आई विल मेक द क्वेश्चंस फॉर देम, क्योंकि उस समय हमें डिमांड की महसूस जो है, वो जो मतलब उसकी ज़रूरत महसूस होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो 19वां जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको अभी प्लेलिस्ट दिखेगी, उससे पहले मैं आपको समझा दूँ कि एक नियंत्रण प्रणाली में कौन सी विशेषता होनी चाहिए, यानी कि फीचर्स बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं इफ़ेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के। तो कंट्रोल सिस्टम के देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में 6 से 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जिसमें अगर आपके पास समय कम रहता है तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना सिंपली। तो यहाँ पे 1 नंबर है सिंप्लिसिटी, 2 नंबर है ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड नंबर जो है सुटेबिलिटी, इकोनॉमिकल, फ्लेक्सिबिलिटी, सजेस्टिव और प्रमोटनेस। इस तरह की जो है आप जो है नियंत्रण प्रणाली की विशेषताओं को शॉर्ट में, अगर आपसे 1 नंबर 2 नंबर में पूछता है तो इन नामों को ध्यान रखना। इस टेबल को देने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो इस टेबल को इरेज भी कर सकता हूँ इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। तो इसको इरेज करने से ये फ़ायदा नहीं होगा कि एक्चुअली मुझे तो आपको डिस्क्राइब करना था, लेकिन इसको देने का ये मतलब है कि आप जो इन चीज़ों को याद रखें कि आपको एक्चुअली याद क्या करना है। इसमें सरलता को थोड़ा सा डिफाइन कर देना है, जो आपसे पूछा जा रहा है 1 लाइन में डिस्क्राइब करिए, 2 लाइन में डिस्क्राइब करिए, आपके ऊपर है। इसी तरह से फिर आप जो है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होते हैं इसके, ये भी आपको बताना है। उपयुक्तता का उपयुक्तता क्या है, सुटेबिलिटी क्या है, ये आपको
बतानी होती है। मितव्ययता, इकोनॉमिकल यानी कि ये कैसे इफ़ेक्टिव होता है, फ्लेक्सिबल कैसे है, लचीलापन कितना है ये बताना है। इसके अलावा सजेस्टिव कितना है, तत्परता, प्रमोटनेस कितनी है, ये सब चीज़ें आपको बता देनी है। तो इस तरह से ये हिंदी में आप लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं, फीचर्स ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम जो है आपको बताने हैं, खासियत या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, सिंप्लिसिटी, सुटेबिलिटी, फ्लेक्सिबल, इकोनॉमिकल, फॉरवर्ड लुकिंग जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग ये एक यहाँ पे नया वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में हम इसको फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि हिंदी में जो है हम बोलते हैं तत्परता, प्रोमोटनेस, आप इसको चेंज कर सकते हैं बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ है। तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से डिफाइन कर देंगे। इन सभी पॉइंट्स को इसी तरह से आपको लिखना है ताकि आपको याद हो। सिंप्लिसिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सुटेबिलिटी, इकोनॉमिकल, फ्लेक्सिबल और ये फॉरवर्ड लुकिंग। तो इस तरह से ये सारा का सारा आपका सोल्यूशन है जिसको आपने देखा। और अपने दोस्तों के साथ में कम से कम जब शेयर करते हैं तो उनको बोलिए कि वो भी कमेंट करें। कमेंट ही आपका जो है सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने में मदद करेगा। अदरवाइज़ तो दुनिया भर के कमेंट अदर भी आते हैं, उनको भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उनके हिसाब से उनके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें।